हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम रिवीजन करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट का। राइट, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इस तरह के 10 टॉपिक्स को आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपकी ये जो यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, ये अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट रिवीजन। एवर स्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। आज इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये देखिए 10 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग प्रोसेस, देन सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट्स, ओरिएंटेशन और फिलोसफीज, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग बिहेवियर एंड सर्विस मार्केटिंग। सो इन 10 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग की, लेकिन मार्केटिंग की प्रोसेस पर जाने से पहले हम ये समझेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है। तो देखिए, मार्केटिंग का सिंपल मतलब है मैनेजिंग अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। राइट, तो हमें रिलेशनशिप को मैनेज करना है कस्टमर के साथ। जो भी हमारे रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर के साथ, उसको हमें मैनेज करना है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये कैसी होनी चाहिए? दिस रिलेशनशिप मस्ट बी प्रॉफिटेबल, बिकॉज अल्टीमेटली एक मार्केटर प्रोडक्ट क्यों बना रहा है? वो प्रॉफिट कमाने के लिए बना रहा है। राइट, तो हमें कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करना है, लेकिन ये जो कस्टमर रिलेशनशिप है इट मस्ट बी प्रॉफिटेबल। लेकिन ये जो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप है इसे हमें मैनेज कैसे करना है? बाय आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स। तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप क्या आएगा कि हमें कस्टमर्स की नीड्स को समझना है, फिर हमें उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मार्केटिंग, कि हम एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हैं कस्टमर के साथ बाय प्रोवाइडिंग देम द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रिक्वायर। राइट, सो अगर हम मार्केटिंग के गोल्स की बात करें, तो द टू मेन गोल्स ऑफ मार्केटिंग is to attract the new customers by promising superior value and keep and grow current customers by delivering satisfaction। So, देखिए दो चीजें हैं। जो हमारे कस्टमर अभी हैं नहीं, जो कस्टमर बन सकते हैं, उन्हें हम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? सुपीरियर वैल्यू। तो इसलिए हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट, बाय प्रॉमिसिंग द सुपीरियर वैल्यू। और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं, उन्हें हमें कैसे रिटेन रखना है? बाय डिलीवरिंग देम द सेटिस्फैक्शन, बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड वांट्स। और देखिए, पीटर एफ ड्रकर ने एक बात करी मार्केटिंग के बारे में। इन्होंने कहा कि जो एम है मार्केटिंग का इज टू मेक सेलिंग अननेसेसरी, यानी कि वहां पर सेलिंग अननेसेसरी हो जानी चाहिए। सेलिंग अननेसेसरी का क्या मतलब है? कि हमें परसुएड नहीं करना है कस्टमर को, हमें इस तरह से कस्टमर को समझना है, उसके नीड्स को समझना है कि वो खुद ही आके हमसे प्रोडक्ट को बाय करे। राइट, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग अननेसेसरी, यानी कि सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर खुद ही हमसे प्रोडक्ट जो है वो खरीद लेगा। सो नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। सो देखिए किस तरह से मार्केटिंग की प्रोसेस चलती है। क्या यहाँ पर पहला स्टेप आएगा? द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस इज अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। द फर्स्ट स्टेप इज कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारा मार्केट है, उसे हमें समझना है, अपने मार्केट प्लेस को हमें समझना है, हमारे कस्टमर हमसे चाहते क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें मार्केट प्लेस को रिसर्च करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि मार्केट में जो हमारे कस्टमर्स हैं वो चाहते क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं। राइट, एंड देन वी हैव टू मैनेज द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर डेटा। सो हम मार्केट को यहाँ पर समझना चाह रहे हैं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझना चाह रहे हैं, उनके बिहेवियर को समझना चाह रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि जो कस्टमर ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वो किस तरह का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, किस तरह का उसका बिहेवियर है। तो ये हम कैसे समझेंगे? जो मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन होगी, जो कस्टमर का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। सेकंड स्टेप इसके बाद जो हमारा आएगा, दैट वुड बी डिजाइन ए कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिजाइन करेंगे। राइट, कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे तो हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? सिलेक्ट कस्टमर्स टू सर्व, सेगमेंटेशन एंड
टारगेटिंग, राइट। हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा किन कस्टमर्स को हम सर्व कर सकते हैं, यानी कि हमें सिगमेंटेशन करनी पड़ेगी। होल मार्केट को हम सर्व नहीं कर सकते, सारे के सारे मार्केट को हम सर्व नहीं कर सकते। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स, कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको हम सर्व कर सकते हैं। देन डिजाइन ए वैल्यू प्रोपोजिशन, राइट, डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग। फिर हम एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाएंगे कि हम यूनिक क्या उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वी विल पोजिशन द प्रोडक्ट इनटू द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा दैट वुड बी कंस्ट्रक्टिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम। तो इसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हम कंज्यूमर को सेल करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ये सारी चीज यहाँ पर आएगी। हम ब्रांडिंग करेंगे प्रोडक्ट की। देन वी विल सेट अ प्राइस, राइट, हम अपने प्राइस को इस तरह से रखेंगे कि वो अट्रैक्टिव लगे। इसके अलावा वी विल टेक डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस कि हम कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएंगे टू द कंज्यूमर, एंड हाउ वी विल कम्युनिकेट अबाउट आवर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स, यानी कि हम प्रमोशन कैसे करेंगे। सो हम यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएंगे, यानी कि 4 P's का ध्यान यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है दैट इज बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट डिलाइट। तो हमें यहाँ पर अब प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स जो है वो क्रिएट करनी है। इसके लिए हम यूज करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर दिया अब वहां पर रिलेशनशिप एंड हो गई, ऐसा नहीं है। हमें एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप अपने टारगेट कस्टमर के साथ जो है वो बनानी है, राइट। तो ये हम कैसे बनाएंगे, हम जो भी CRM की स्ट्रेटजीज हैं उनका यूज करेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है दैट इज कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर इन रिटर्न। तो हम कैसे वैल्यू कैप्चर करेंगे, इसके लिए हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर डिलाइट क्रिएट करेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है, जब जो एक्सपेक्टेशन है हमसे कस्टमर की वो उसकी मीट हो गई। और कस्टमर डिलाइट तब होता है जब जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है हमारी जो परफॉर्मेंस है वो उससे भी एक्सीड कर जाती है, राइट। तो इससे हम लाइफ टाइम वैल्यू को कैप्चर कर पाते हैं, कस्टमर रिटेन रहता है, लॉयल रहता है। सो हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ता है, राइट, और कस्टमर्स भी रिटेन रहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज, कि एक एंटरप्राइज की जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसकी स्टेजेस आपको यहाँ पर बतानी है, राइट। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग रिसर्च, कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो सबसे पहला स्टेप मार्केटिंग की प्रोसेस में क्या है, आपको सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी, यानी कि डी आएगा, राइट। मार्केटिंग रिसर्च कर लेने के बाद आप मार्केटिंग प्लानिंग करोगे, राइट। आफ्टर मार्केटिंग प्लानिंग यू विल क्रिएट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम्स, यानी कि मार्केटिंग मिक्स डिसाइड होगा। सो DC, उसके बाद A, देन देयर वुड बी B, मार्केटिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, आप अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे और एट द एंड आप उसको इवेल्युएट भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, चेक भी करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पर गया है या नहीं गया है, ये चेक करना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारी सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगी DCAVE, जो दी है ऑप्शन नंबर 1 में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड टॉपिक जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज सिगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सिगमेंटेशन की। सिगमेंटेशन होती क्या है, सिगमेंटेशन का सिंपल मतलब है जो भी हमारा ओवरऑल मार्केट है उसे सिगमेंट्स में डिवाइड कर देना, उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, इसे हम मार्केट सिगमेंटेशन बोलते हैं। और ये हम कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन द कॉमन नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट। हम ऐसा सेगमेंट बनाते हैं जो जनरली जो हमारी मार्केटिंग एक्शन होगा, जो हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स होंगे उनको वो सिमिलरली रिस्पॉन्ड करेगा। तो यानी कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, एंड इट इज कॉल्ड मार्केट सिगमेंटेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिस ऑफ मार्केट सिगमेंटेशन, कि जब भी हम मार्केट सिगमेंटेशन करते हैं तो उसके हमारे बेसिस क्या होते हैं, किस बेस पे हम मार्केट को सिगमेंट कर सकते हैं। तो देखिए 4 तरह के बेसिस हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम अपने मार्केट को सिगमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में हम अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, राइट। इसके अलावा जेंडर, इनकम, एथनिक बैकग्राउंड, मैरिटल स्टेटस। तो ये सारे क्या हैं, ये डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, यानी कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके हिसाब से हम अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है जियोग्राफिक। जियोग्राफिक का मतलब है कि एरिया के हिसाब से हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि लोकल लेवल के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपका एक मार्केट लोकल हो जाएगा, रीजनल के ऊपर कर रहे हो तो रीजनल हो जाएगा, इट कुड बी नेशनल, इट कुड बी इंटरनेशनल। तो अगर आप लोकल लेवल पर ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपका मार्केट लोकल है,
राइट, रीजनल लेवल पे रीजनल हो जाएगा, पूरे देश में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो नेशनल, राइट, और इंटरनेशनल। तो इन सारी जो जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अकॉर्डिंग आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव साइकोग्राफिक्स, इनकी जहां पर हम कंज्यूमर की जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट करते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारी एक्टिविटीज की कौन सी जो एक्टिविटीज हैं कंज्यूमर कर रहा है, कंज्यूमर की पर्सनैलिटी, वैल्यूज, उसके बिलीव्स एंड कंज्यूमर एटीट्यूड, एंड एट द एंड वी हैव बिहेवियरल सेगमेंटेशन में एक कंज्यूमर कैसे एक्ट कर रहा है, राइट, उसके हिसाब से हम कंज्यूमर को सेगमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है कि किस तरह के बेनिफिट कंज्यूमर देखता है एक प्रोडक्ट को खरीदते टाइप। जैसे कि एक मोबाइल फोन आप खरीद रहे हैं तो हो सकता है किसी के लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन की, किसी के लिए कैमरा क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो, राइट। तो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग बेनिफिट्स को कंज्यूमर परसीव कर सकता है। तो बेनिफिट्स आउट के हिसाब से हम देख सकते हैं, कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं, यूजेज रेट्स के हिसाब से देख सकते हैं। सो दिस इज द बिहेवियरल सेगमेंटेशन, राइट। अब बात करेंगे टारगेटिंग की। सो टारगेटिंग क्या होती है, देखिए बहुत बड़ा मार्केट है, राइट, पूरे मार्केट को आप सर्व नहीं कर सकते। तो जो आपका सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट होता है उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट हम देखते हैं और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग, राइट। और प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर, राइट। तो पूरे मार्केट को आप टारगेट नहीं कर सकते, तो जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया उसको किस तरह से आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, किस तरह से आप उसको सर्व करेंगे, इट इज बेसिकली कॉल्ड द टारगेटिंग, राइट। और ये हम करते हैं हमारे बिजनेस एम के अकॉर्डिंग, राइट, जो भी हमारे मार्केटिंग रिसोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल टोटल मार्केट होता है जहां पर एक प्रोडक्ट को सेल करा जा सकता है उसके एक सबसेट को हम टारगेट मार्केट बोलते हैं। सो मार्केट टारगेटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो कंपनीज फॉलो करती हैं। इसमें सबसे पहले देखिए आती है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर जो सारा का सारा मार्केट है वही हमारा कहीं ना कहीं सेगमेंट जो है वो हो जाता है। हम यहाँ पर सेगमेंटेशन जनरली करते ही नहीं है, यानी कि पूरे मार्केट को ही हम यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं, राइट। सेकंड हमारे पास आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, राइट, इसको हम सेगमेंटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं, जहां पर एक ही मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं और हर सेगमेंट के लिए अलग ऑफरिंग हमारी होती है, राइट। इसके अलावा भी है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको हम नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं, जहां पर सिर्फ फ्यू सेगमेंट्स को ही हम टारगेट करते हैं, पूरे मार्केट को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉस्मेटिक्स बनाए, सो अब आपने डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सो बेबी प्रोडक्ट्स ये क्या हो गई, इट इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। इसके अलावा वी हैव माइक्रो मार्केटिंग, जिसके दो टाइप्स हैं, लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग। तो लोकल मार्केटिंग में हम टारगेट करते हैं जो हमारे नियर बाई जो हमारे प्लेसेस होते हैं, यानी कि जहां एक पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट कर रही है उसके नियर बाई वो एक पर्टिकुलर एरिया देख सकती है, या फिर वो अगर कहीं दूर भी ऑपरेट कर रही है तो फिर भी एक पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करना, नेबरहुड्स को टारगेट करना, किसी स्पेसिफिक स्टोर को ही टारगेट करना। सो दिस इज लोकल मार्केटिंग। और इंडिविजुअल मार्केटिंग में भी फोकस ऑन द वन पर्सन का यहाँ पर मतलब है स्पेशलाइज्ड जो हम ऑफरिंग देते हैं, यानी कि एज पर द कंज्यूमर ऑर्डर, राइट। एक तरह से जिस टाइप का कंज्यूमर प्रोडक्ट चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, यानी कि कंज्यूमर जो स्पेसिफिकेशन डिमांड करता है उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट सेल करना इज कॉल्ड इंडिविजुअल मार्केटिंग, राइट। तो देखिए जब हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या फिर सेगमेंटेड मार्केटिंग की तरफ होते हैं तो इट इज कॉल्ड टारगेटिंग ब्रॉडली, यानी कि ब्रॉडर मार्केट को हम कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नीश मार्केटिंग की ओर या फिर माइक्रो मार्केटिंग की ओर, सो हमारी जो टारगेटिंग है वो नैरो होती जाएगी। नेक्स्ट भी है पोजिशनिंग। सो बट इज पोजिशनिंग, देखिए आपने सेगमेंटेशन कर ली, आपने टारगेटिंग कर ली, आपने एक प्रोडक्ट बना दिया है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने का तब तक फायदा नहीं है जब तक वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की एक अच्छी इमेज कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट नहीं होगी, राइट। तो कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी जो इमेज है अच्छी क्रिएट करना एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के माइंड में इन रिलेशन टू एज कंपेयर टू योर कंपिटिटर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पोजिशनिंग, राइट। तो सिंपली क्या होगी पोजिशनिंग, कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट की एक अच्छी इमेज क्रिएट करना। तो हमारे पास कुछ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पर होती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स, यानी कि हम एक प्रोडक्ट को पोजिशन कर सकते हैं इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेनिफिशियल उसमें वैल्यू है, क्या बेनिफिट आपको होगा अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदोगे। इसके अलावा प्राइस के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे, आप एक ऐसा प्राइस चार्ज कर सकते हो जो आपके कंपटीटर प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं, यानी कि कंपटीटिव प्राइस आपका हो सकता है, आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं एक्सेट्रा,
राइट। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी बेटर हो सकती है एज कंपेयर टू द कंपिटिटर्स, राइट। तो क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट पोजीशन हो सकता है। इसके अलावा एज पर एप्लीकेशन हो सकता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट। यानी कि कोई स्पेसिफिक यूज आपके प्रोडक्ट का है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स, यानी कि यहाँ पर आप ये बताते हैं कि किस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल इट इज बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। सो दीज आर द पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज दैट कंपनीज कैन यूज। So now I have a question for you based on the segmentation, targeting and positioning. So देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि on which of the following basis buyers are divided in psychographic segmentation। आपको बताना है कि psychographic segmentation जो है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लॉयल्टी स्टेटस, लाइफस्टाइल, बायर रेडीनेस स्टेज, वैल्यूज और यूजर स्टेटस। तो देखिए अगर हम बात करें साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की तो इसमें यहाँ से सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे, वन इज बी एंड अदर इज डी, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज, राइट। तो बी और डी दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Now our third topic is marketing concepts, orientations and philosophies, right? So मार्केटिंग जो कंसेप्ट्स हैं इनको हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, इनको हम फिलोसफीज भी बोलते हैं, ये एक ही बात है, राइट। सो सबसे पहले जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो मार्केटिंग की ओरिएंटेशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कंसेप्ट। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट इज द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट। प्रोडक्शन कंसेप्ट देखिए क्या कहता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि हमें अपने ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करना है। ये इस अजम्पशंस पे बेस्ड है कि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल होंगे, राइट, एंड कैन बी परचेज्ड फॉर लेस देन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम काइंड। सो 2 बातें यहाँ पर प्रोडक्शन कंसेप्ट में मेनली कही जा रही हैं। पहली चीज है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, राइट, और उसका जो प्राइस है वो आपके कंपटीटर से कम होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें अपने ऑपरेशंस पे फोकस करना है, राइट। यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, राइट। एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग हमें कैसे करनी है, हमारी कॉस्ट कम से कम आए और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ला पाए ताकि मार्केट में प्रोडक्ट रेडिली अवेलेबल हो। तो ये जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है ये तब चलता था जब इनिशियली कैपिटलिज्म का राइज हो रहा था ड्यूरिंग द 1950s। उस टाइम तक मार्केटिंग में जो प्रोडक्शन फिलोसफी है ये चलती थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन में करनी है, कम से कम हमें कॉस्ट लेकर के आनी है, राइट, और हमें स्केलेबिलिटी करनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स लेकर के आने हैं बाय सेलिंग द मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर जो ये कंसेप्ट है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये कस्टमर की नीड्स को इग्नोर कर रहा है। ये नहीं देख रहा है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट, राइट। एंड दिस कंसेप्ट इज आल्सो इग्नोरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट को वाइडली मार्केट में अवेलेबल कराओ और प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को खरीद लेगा। सो दिस वाज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इसके बाद जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, जो फिलोसफी डेवलप हुई मार्केट में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि देखिए ऐसा नहीं होगा कि जो आपने अवेलेबल प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवा दिया, प्राइस आपने कम चार्ज कर लिया और कंज्यूमर उसको खरीद लेंगे। ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है ये कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होने के साथ साथ उसका अच्छा प्राइस होने के साथ साथ इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी हो। सो प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकसेस ऑन द क्वालिटी, राइट। सो क्वालिटी आप कैसे ला पाओगे, जब आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को इंप्रूव करोगे और इनोवेशन करोगे, राइट। सो क्या ये कंसेप्ट बेसिकली कह रहा है कि इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन लार्जर क्वांटिटीज एंड एट अ लेस प्राइस, बट यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू नीड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पर आप कंप्लीटली इस बात के ऊपर नहीं चल सकते कि कंज्यूमर क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीद रहा है। अगर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर्स हैं जो सिर्फ अवेलेबिलिटी और प्राइस को देख रहे हैं, बिकॉज देयर कुड बी सम कस्टमर्स इन द मार्केट जो सिर्फ अवेलेबिलिटी और प्राइस को देखेंगे। सो क्वालिटी के साथ साथ आपको ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। प्रोडक्ट कंसेप्ट के बाद जो कंसेप्ट डेवलप हुआ मार्केटिंग में, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कंसेप्ट। देखिए सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि सिर्फ प्रोडक्ट को क्वालिटी, आप प्रोडक्ट आपने बना दिया उसी से प्रोडक्ट नहीं बिक जाएगा, राइट। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट लार्जर क्वांटिटीज एंड प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू परसुएड द कस्टमर आल्सो। सेलिंग कंसेप्ट ने कहा कि आपको जो आपका कस्टमर है उसको बेसिकली परसुएड भी करना पड़ेगा,
राइट आपको एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी सो दैट कंज्यूमर कन्विंस हो जाए आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यानी कि पुश कंसेप्ट की यहाँ पर बात हुई कि आपको पुश करना है कंज्यूमर को, राइट यानी कि जो भी आपने बनाया है उसकी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करो, एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स लेकर के आओ और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सेल कर दो, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या वीकनेस है कि दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट फ्रीक्वेंटली एक्सक्लूड्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एफर्ट्स, यानी कि यहाँ पर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और जब आप सेलिंग कंसेप्ट से प्रोडक्ट को सेल करते हो कंज्यूमर को परसुएड करके किसी तरह से, बाद में जब कंज्यूमर को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा नहीं था तो रिपीट परचेज नहीं हो पाती है। यहाँ पर आप कस्टमर को लॉयल नहीं बना सकते हो, राइट। तो सेलिंग कंसेप्ट क्या कह रहा है कि आपको एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करनी है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसके बाद जो फिर कंसेप्ट आया वो आया मार्केटिंग कंसेप्ट। सो मार्केटिंग कंसेप्ट ने क्या कहा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है हम उस प्रोडक्ट को अगर कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाएगा, रिपीटेड परचेजेस नहीं होंगी, कस्टमर लॉयल नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट ने कहा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स को जनरेट करना है बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट वैल्यू टू द कस्टमर्स एज कंपेयर टू अवर कंपिटिटर्स। और ये हम कैसे कर सकते हैं, जब हम कस्टमर्स की नीड्स को एसेस करेंगे, जब हम प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, हम मार्केट को रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेगा, हमें एग्रेसिव सेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो पुल मार्केटिंग की यहाँ पर बात हुई कि हम कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट देंगे जो उसकी जरूरत है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि हम सेंटर में यहाँ पर कस्टमर को रख रहे हैं, कस्टमर की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार करके उसको सेल कर रहे हैं, राइट। इसके बाद जो कंसेप्ट मार्केटिंग का आया दैट इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो देखिए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ने ये कहा कि हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में ध्यान नहीं देना है, हमें ओवरऑल कम्युनिटी, ओवरऑल सोसाइटी का भी ध्यान देना है। सो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एम्फेसाइजेस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कहता है कि मार्केटर हैव ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मार्केट, राइट। उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू प्रमोट व्हाट्स गुड फॉर द पीपल ओवर व्हाट दे वांट। यानी कि अगर कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहता है तो अगर वो उसके लिए अच्छा नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे, आप उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए अच्छा है, रिगार्डलेस ऑफ कंपनी सेल्स गोल। नो मैटर आपके सेल्स गोल्स क्या हैं, आपको ये देखना है कि लोगों के लिए अच्छा क्या है, ओवरऑल सोसाइटल वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्ट अच्छा है आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाएंगे, राइट। और जो भी आपकी एडवर्टाइजिंग होगी वो आप ओवरऑल जो कम्युनिटी है उसको ध्यान में रख के करेंगे। सो ट्रिपल पी अप्रोच को फॉलो करने के बाद सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में हुई, यानी कि आपको अपने प्रॉफिट पे भी ध्यान देना है, आपको पीपल पर भी ध्यान देना है और आपको ओवरऑल प्लेनेट पे भी ध्यान देना है, राइट। यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस करना है। सो दिस इज द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। So now we have questions related to the marketing concepts and orientations। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर कि प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स वुड फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर कह रही है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग होल्ड्स दैट consumers would not buy enough of the company's product unless the company undertakes a substantial promotional efforts। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ये दोनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत हैं। दोनों स्टेटमेंट कैसे गलत हो जाती हैं, क्योंकि देखिए पहली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट ये मानता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होंगे, वो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर फेवर करेगा जो वाइडली अवेलेबल और हाईली अफोर्डेबल है, राइट। सो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है। और सेकंड स्टेटमेंट में जो बात कही गई है ये सेलिंग कंसेप्ट के बारे में कही गई है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत हो जाएंगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक जो नया प्रोडक्ट है जब उसको कंपनी डेवलप करती है तो वो क्या प्रोसेस वहां पर फॉलो करती है। तो देखिए कुछ स्टेजेस उसमें हम फॉलो करते हैं। पहली स्टेज हमारी यहाँ पर आती है आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड इज कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फोर्थ इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, देन वी हैव बिजनेस एनालिसिस, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। तो ये स्टेजेस हैं जो हम फॉलो करते हैं एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। वन बाय वन इन सभी स्टेजेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
पहली स्टेज देखिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो आती है दैट इज कॉल्ड आइडिया जनरेशन, राइट। सो जो हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस है इट बेसिकली स्टार्ट्स विद द आइडिया जनरेशन, राइट। आइडिया जनरेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक सर्च है फॉर द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। हम एक सबसे पहले तो एक आइडिया चाहिए ना कि हमें प्रोडक्ट बनाना क्या है, राइट। सो वो आइडिया सबसे पहले हम जनरेट करते हैं। आइडिया हम इंटरनल सोर्सेज से भी जनरेट कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से भी जनरेट कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज जैसे कि हमारे एग्जिस्टिंग जो इंप्लॉइज हैं या फिर हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वहां पे हमें कोई वीकनेस दिख रही है, वहां से क्या कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकते हैं कि आप किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, आपको वहां से कोई आइडिया मिल गया, मार्केट में आपने देखा कोई वहां से आपको कुछ आइडिया मिल गया। तो द फर्स्ट स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज आइडिया जनरेशन। सबसे पहले आपको एक यूनिक आइडिया लेकर के आना है जिसकी हेल्प से आप एक प्रोडक्ट को डेवलप कर सको। तो पहला स्टेप जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारे आइडियाज जब हम जनरेट कर लेंगे, तो सेकंड स्टेप हमारे यहाँ पर आएगा आइडिया स्क्रीनिंग। तो देखिए जितने भी आइडियाज हमने जनरेट किए वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमें कुछ आइडियाज को वहां पर ड्रॉप करना पड़ता है, राइट। सभी आइडियाज पे आप काम भी नहीं कर सकते, हो सकता है आपको 5 आइडिया है, पांचों अच्छे हैं, पांचों प्रोडक्ट्स मार्केट में चल सकते हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट आइडियाज के ऊपर काम कर सको। तो आपको आइडियाज को स्क्रीन करना पड़ेगा, राइट। जो भी ऐसे आइडियाज हैं जो पॉसिबल नहीं है, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हायर है, आपको उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब हम लेटर स्टेज पे जाते हैं, हम जब प्रोडक्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, सो कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए हम बहुत सारे आइडियाज को ड्रॉप कर देते हैं, सिर्फ उन्हीं आइडियाज को लेकर के जाते हैं जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जो हमारे बिजनेस आइडिया के अकॉर्डिंग हैं, जो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा जो हमारा थर्ड स्टेप आएगा दैट वुड बी कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पर हम अपने जो कंसेप्ट है उसको टेस्ट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। कंसेप्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, उसको हम प्रोडक्ट की शेप देंगे, रियल में नहीं देंगे, लेकिन हम उसको देखेंगे कि क्या ये जो हमारा आइडिया है कि ये एक अट्रैक्टिव आइडिया है, क्या इसको हम एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जो मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स में हम आइडिया को यहाँ पर स्टेट करते हैं, राइट। हम जो हमारे टारगेट कंज्यूमर्स हो सकते हैं उनके साथ भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। उनके सामने भी आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या कंज्यूमर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज द स्टेज ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब इस स्टेज के ऊपर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, राइट। इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई जाती है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने से पहले, उसको मार्केट में उतारने से पहले हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। सो किन किन बातों को हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है, क्या एक्टिविटीज हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट मार्केट, कि हमारा टारगेट मार्केट क्या होने वाला है, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होने वाली है, बट इज यूनिक इन अवर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द कंपिटिटर्स। हमारी जो सेल्स है वो कितनी हो सकती है, राइट। हमारा प्रोजेक्टेड मार्केट शेयर क्या होगा, हमारे गोल्स क्या होंगे एट द फर्स्ट ईयर। इसके अलावा हमारा जो प्लान्ड प्राइस है वो क्या हो सकता है, हम क्या प्राइस पे चार्ज कर सकते हैं। मार्केटिंग बजट हमारा क्या होगा, किस तरह से हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। लॉन्ग टर्म सेल्स और प्रॉफिट गोल्स हमारे क्या होने वाले हैं, और मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रैटेजी यानी कि 4 P's का ध्यान हमें यहाँ पर देना है। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में ये सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनालिसिस, राइट। सो जब हमारा जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है डेवलप हो गया है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हमने बना दी है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा आइडिया हमने बनाया वो कितना अट्रैक्टिव है, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस उस पर्टिकुलर आइडिया में कितनी है, ये हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। हमें प्रोजेक्टेड सेल्स पता चल गई हैं, कितने प्रॉफिट प्रोजेक्शंस हो सकती हैं ये हमें पता चल गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कंपनीज के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कंपनी का विजन और मिशन है, क्या उसके साथ हमारा ये आइडिया अलाइन करता है। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ हमारा जो ये आइडिया है, क्या ये अलाइंड है। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं बेसिकली बिजनेस एनालिसिस में। बिजनेस एनालिसिस जब हम कर लेते हैं, हमें क्लियर हो जाता है कि जो प्रोडक्ट का आइडिया है ये अट्रैक्टिव है, राइट। सेल्स भी इसकी अच्छी होगी, हम प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर जाते हैं एंड दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एक्चुअल में प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सबसे पहले कंपनी यहाँ पर बनाती है प्रोटोटाइप, राइट। सबसे पहले एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है और उसके बाद लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन है वो होती है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है टेस्ट मार्केटिंग। अब आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, आप लार्ज स्केल के ऊपर तो उसको मार्केट में उतार नहीं दोगे, राइट। क्योंकि बहुत सारा जो खर्चा है वो उससे रिलेटेड है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके होंगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर
टेस्ट मार्केटिंग करोगे। टेस्ट मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर रियलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग में आप प्रोडक्ट को पहले सेल करने की कोशिश करोगे। आप चेक करोगे कि जिन भी रिटेल स्टोर्स में हम प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं, जो रिटेल स्टोर में पर्सन है जो उस प्रोडक्ट को सेल करेगा, उसका क्या बिहेवियर है। जब कंज्यूमर के पास ये प्रोडक्ट जाएगा, कंज्यूमर कैसे उसको जो है वो देखेगा, कैसे उसको परसीव करेगा, क्या प्रोडक्ट उस हमारे जो ये प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा भी, राइट। सो पूरी तरह से उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले जो भी हमारी टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं, पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो भी हम एडवर्टाइजिंग करने वाले हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं एक छोटे से मार्केट के एरिया में। नहीं कि ये रियलिस्टिक टेस्टिंग है, कि डमी टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम रियलिस्टिकली उस प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे एक छोटे से एरिया में, मार्केट में, राइट। जब हमारी टेस्ट मार्केटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कमर्शियलाइजेशन कर देंगे। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है पूरे मार्केट में हम उस प्रोडक्ट को फिर इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। तो सबसे इस जो हमारा कमर्शियलाइजेशन स्टेज होती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सारा अमाउंट हमारा स्पेंड होगा हमारी एडवर्टाइजिंग में, सेल्स प्रमोशन में, मार्केटिंग एफर्ट्स में, राइट। सो इंट्रोडक्शन स्टेज में बेसिकली हमारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाता है, और एक कंज्यूमर के माइंड में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पोजिशन होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंट्रोडक्शन स्टेज का। सो कमर्शियलाइजेशन के टाइम पर बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज एक कंपनी को करनी पड़ती हैं। अब है आपके लिए एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। सो यहाँ पर देखिए है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, आइडिया स्क्रीनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या स्टेप आएगा, आइडिया स्क्रीनिंग, तो सी सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, राइट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के बाद जो सॉरी नॉट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, सबसे पहले सी आएगा हमारा, और सी के बाद आएगा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। सबसे पहले आइडिया स्क्रीनिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। उसके बाद फिर आएगा हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और लास्ट में आएगा टेस्ट मार्केटिंग। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, सी, ए, बी, डी एंड ई। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। बट इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो देखिए जिस तरह से ह्यूमंस का एक लाइफ साइकिल होता है, सबसे पहले हम बच्चे होते हैं, फिर यंग एज आती है, फिर मिड एज आती है, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम a product goes from being introduced into the market until it's taken off from the shelves। यानी कि जब आपने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसको इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, उससे लेकर के जब आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लिया मार्केट से, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। प्रोडक्ट आपका कौन सी स्टेज में है ये डिसाइड करता है कि आपको किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से एडवर्टाइजिंग करनी है, आपको प्राइस क्या रखना है, किस टाइप की आपको प्रमोशन करनी है, आपको एक्सपेंशन करना है या कॉस्ट कटिंग करनी है। ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन कि किस स्टेज में आपका प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। सबसे पहले मार्केट को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में, तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो इंट्रोडक्शन स्टेज आती है, फिर प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में जाता है, राइट, फिर वो मैच्योरिटी स्टेज में जाता है जहां पर जो प्रोडक्ट है उसको इनोवेट करके आप इस पर्टिकुलर जो स्टेज है मैच्योरिटी की, इसको काफी लंबा खींच सकते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट का डिक्लाइन आ जाता है, राइट। सो वन बाय वन हम इन सभी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। ये वो स्टेज है जब हम सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन, राइट। यहाँ पर क्योंकि जो मेन काम है हमारा वो होता है प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कंज्यूमर को बताना, कंज्यूमर को अवेयर करवाना। सो कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर फोकस हमारा होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो है क्या, वो क्या बेनिफिट कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है, ये सबसे पहला हमारा काम है कंज्यूमर्स को बताने का। सो द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन स्टेज, राइट। अब इसमें सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी पड़ती है, सब्सटेंशियल एडवर्टाइजिंग क्यों होती है, क्यों हम बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं, बिकॉज कंज्यूमर अवेयर नहीं होता हमारे प्रोडक्ट के बारे में, राइट। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे आएंगे। सेकंड में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ स्टेज के ऊपर आएगा।
ग्रोथ स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर आपका जो कस्टमर है वो अवेयर हो चुका है आपके प्रोडक्ट के बारे में, राइट। और क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जो कंज्यूमर है वो अवेयर हो चुका है तो यहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, आप प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ाते हो और एक्सपैंड भी करते हो। प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत सारे मार्केट्स में हो जाती है, आप एक्सपैंड करते हो। पहले आप एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, अब आप किसी दूसरे मार्केट में भी प्रोडक्ट को सेल करने लगते हैं। सो एक्सपेंशन भी यहाँ पर होता है। सो ये है ग्रोथ स्टेज और काफी प्रॉफिट भी यहाँ पर आता है। जो थर्ड हमारी स्टेज आती है वो है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी को हम मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज मानते हैं। क्यों प्रॉफिटेबल स्टेज मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो सैचुरेशन की स्टेज में आ गया है, राइट। आपकी जो कॉस्ट है मार्केटिंग की और प्रोडक्शन की वो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि अब आपको बहुत सारी एडवर्टाइजिंग यहाँ पर नहीं करनी पड़ती है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट स्टेज किसी भी प्रोडक्ट की होती है, राइट। सो डिक्लाइन ना आ जाए इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि कंपनीज इनोवेशन करें। अब जितनी ज्यादा इनोवेशन करेंगे उतना ही डिले आप यहाँ पर डिक्लाइन को कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर सैचुरेशन आने लग जाती है। अब प्रॉफिट बहुत स्पीड से नहीं बढ़ रहा होता है, क्योंकि अब आपके कंपिटिटर्स को भी पता चल गया है कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आया है और वो भी उस इनोवेशन को इमिटेट करने लगते हैं, राइट। सो प्रॉफिट शेयर होने लगता है। इसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन। सो जब डिक्लाइन स्टेज हमारी आ जाती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो वहां पर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि क्या इस प्रोडक्ट को हमें कंटिन्यू करना है मार्केट में या फिर हमें इसको विड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप अपना मार्केट शेयर जो है वो लूज करना काफी स्टार्ट कर देते हैं। कई बार यहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं कि प्रोडक्ट को पूरी तरह भी विड्रॉ कर लेती हैं। जो फोर्थ स्टेज आती है यहाँ पर आप जनरली प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ कर लेते हो, क्योंकि कोई ग्रोथ यहाँ पर मार्केट में अब नहीं बचती है। Now we have question related to the product life cycle. So assertion है हमारे पास, a company's positioning and differentiation strategy must change over product life cycle। और उसका रीजन दिया हुआ है कि ये कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट एंड कंपिटिटर्स चेंज ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो देखिए हमारी असर्शन और रीजन ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं और रीजन भी करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि देखिए जो कंपनी की पोजीशनिंग और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है ये सही बात है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चेंज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो उसका रीजन दिया गया है क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट का मार्केट है, जो कंपिटिटर्स हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जब भी डिफरेंट स्टेजेस में प्रोडक्ट जाएगा तो वो चेंज होंगे। इसलिए आपको अपनी पोजिशनिंग और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, राइट। सो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की। कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला है डायरेक्ट, राइट, और सेकंड है इनडायरेक्ट, राइट। डायरेक्ट क्या है? जिसको हम जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोलते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को यहां पर प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है, कोई भी मिडिलमैन बीच में यहां पर नहीं आता है। जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल चैनल या फिर डायरेक्ट चैनल। इसके अलावा इनडायरेक्ट में वी हैव थ्री लेवल्स। पहला आता है हमारा वन लेवल, जिसमें मैन्युफैक्चरर है, राइट। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट सेल करेगा रिटेलर को, फिर रिटेलर सेल करेगा कंज्यूमर को। सो दिस इज द वन लेवल। सेकंड हमारा आता है टू लेवल, जिसमें मैन्युफैक्चरर के बाद जो प्रोडक्ट है वो जाएगा होलसेलर के पास और होलसेलर सेल करेगा रिटेलर को और फिर रिटेलर उस प्रोडक्ट को सेल करेगा कंज्यूमर को, राइट। इसके अलावा वी हैव थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल में क्या आएगा? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसने फिर सबसे पहले एक एजेंट को दिया, एजेंट ने सेल किया होलसेलर को, होलसेलर ने सेल किया रिटेलर को और रिटेलर सेल कर रहा है कंज्यूमर को। सो इट इज कॉल्ड थ्री लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Now we have नॉन कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो हमने कन्वेंशनल पढ़े जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आए। इन नॉन कन्वेंशनल चैनल्स वी हैव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सो वर्टिकल में अगेन हमारे पास तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेड, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कॉर्पोरेट। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल मार्केटिंग चैनल्स की, जिसको हम शॉर्ट में BMS भी बोलते हैं। सो एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स। जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर। बट द डिफरेंस इज दे वर्क टुगेदर इंटीग्रेटेड मैनर में ये काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर एज ए यूनिफाइड ग्रुप। कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक यूनिफाइड ग्रुप की तरह ये सारे जो चैनल मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, ये काम करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं BMS यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग चैनल, राइट।
या फिर वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, राइट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा कॉर्पोरेट बीएमएस, राइट। कॉर्पोरेट बीएमएस, कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। सो कॉर्पोरेट बीएमएस क्या है, जहां पर एक जो मेंबर है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का, वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है, वो रिटेलर भी हो सकता है, ओन्स ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द चैनल्स, यानी कि एक ही पर्सन सारे काम को कर रहा है। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट को बना रहा है, वही होलसेलर है, वही रिटेलर है, यानी कि जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के एलिमेंट्स हैं वो सिंगल ओनरशिप के अंडर हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट बीएमएस। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है एमवे, राइट। इसके अलावा वी हैव कॉन्ट्रेक्चुअल बीएमएस। कॉन्ट्रेक्चुअल बीएमएस में जो मेंबर हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू अर्न मोर प्रॉफिट, राइट। यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने प्रोडक्ट को बनाया, फिर उसने किसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है फ्रेंचाइजिंग, यानी कि जब आप फ्रेंचाइजी ले लेते हो किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, फिर उसको आप इंडिपेंडेंटली सेल कर रहे हो, राइट। उसके बदले में आप एक फी प्रोवाइड करते हो, जिसकी भी आपने फ्रेंचाइजी ली है उसको, और आपको क्या बेनिफिट मिलता है, उसकी ब्रांडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्चुअल बीएमएस। और इसके अलावा वी हैव एडमिनिस्ट्रेड बीएमएस, एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज है दैट आर इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू देयर साइज एंड द पावर, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो बड़ी कंपनीज है, आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, दे फॉलो द एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, राइट। जहां पर कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटेलर का कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन एक कंपनी कितनी बड़ी है, उसकी कितनी पावर है, दैट इन्फ्लुएंस the activities of the retailers and the wholesalers, right? So in simple words अगर हम कहें, so any powerful or influential member of the channel dominate the activities of other channel member, so it is called the administered BMS. Then we have horizontal marketing system. So horizontal marketing system में दो या दो से ज्यादा कंपनियां जो एक सेम लेवल के ऊपर हो सकती हैं, या फिर वो अनरिलेटेड भी हो सकती हैं, राइट। दे ज्वाइन टुगेदर टू गेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम क्या है, वेर इन टू और मोर कंपनीज एट द सेम लेवल अनरिलेटेड टू ईच अदर, दे कम टुगेदर टू गेन द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उनके बिजनेसेस अलग अलग हैं, लेकिन वो साथ में काम कर रहे हैं, क्यों, सो दैट वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा सकें। तो इसमें देखिए दो या दो से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं जो स्केल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहते हो, तो वो साथ में मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा दो या दो से ज्यादा होलसेलर्स हो सकते हैं जो एक लार्जर एरिया को कवर अप करना चाहते हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा रिटेलर्स भी हो सकते हैं जो बल्क क्वांटिटीज में परचेज करके एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। आपने जैसे देखा होगा कि जैसे एक कार का शोरूम है, तो वहां पर बैंक वाला भी कोई पर्सन होता है जो आपको लोन सेल कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर सेट ऑफ इंटर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस participating in the process of making a product available for consumption। और सेकंड स्टेटमेंट दी गई है कि all marketing channels have the potential for conflict and competition resulting from goal इनकम्पेटिबिलिटी। सो देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर कह रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट, जो एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं सो दैट वो प्रोडक्ट को कंजम्पशन के लिए अवेलेबल करवा सकें। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि जितने भी मार्केटिंग चैनल्स हैं वहां पर एक पोटेंशियल होता है कन्फ्लिक्ट का, किस वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, फ्रॉम द गोल इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। So next topic that we will discuss is personal selling process। तो पर्सनल सेलिंग प्रोसेस पर जाने से पहले समझते हैं पर्सनल सेलिंग क्या होती है। तो ये पर्सनल सेलिंग को हम फेस टू फेस सेलिंग भी बोलते हैं, जिसमें एक पर्सन जो कि सेल्स पर्सन होता है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से बात करता है, इन पर्सन फेस टू फेस वो मिलता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है इन बाइंग ए प्रोडक्ट, राइट। पर्सनल सेलिंग हमारा एक प्रमोशनल मिक्स का पार्ट है। ये एक प्रमोशनल मेथड है जिसमें एक सेल्स पर्सन अपने स्किल्स और एबिलिटी का यूज करता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, राइट। तो जब कोई भी सेल्स पर्सन फेस टू फेस किसी कस्टमर से मिलता है और उसे प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसे हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। पर्सनल सेलिंग का यूज जनरली हम कब करते हैं, पर्सनल सेलिंग का यूज तब करा जाता है जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस का हो या फिर उसके जो फीचर्स हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हो। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सनल सेलिंग में बेचे जाते हैं, जैसे कि कार्स हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि फोटोस्टेट्स मशीन होती हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, राइट, जो B2B सेल्स होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस होती हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जनरली पर्सनल सेलिंग से होती हैं, राइट।
तो जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं पर्सनल सेलिंग में, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल्स एंड फॉलो अप। फर्स्ट हमारा स्टेप आता है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में, वो है प्रोस्पेक्टिंग, राइट। देखिए प्रोस्पेक्टिंग पर्सनल सेलिंग का सबसे पहला स्टेप है। प्रोस्पेक्टिंग में हमारा काम होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन से ऐसे पर्सन्स हैं, कौन से ऐसे पीपल हैं जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हो सकते हैं, राइट। सो प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन हमारा कस्टमर हो सकता है, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन से होते हैं। हम लीड जनरेट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो लीड्स हम जनरली कैसे जनरेट करते हैं, हम डेटाबेसेस में सर्च करते हैं, राइट। हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, डायरेक्टरीज में देखते हैं, वेरियस हमारे जो कस्टमर डेटाबेस होते हैं उनको चेक करते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी चेक करी जाती हैं, और वहां से हम प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले तो कंपनीज देखती हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वहां से प्रोस्पेक्ट्स कौन से हो सकते हैं। फिर उसके अलावा जो ऐसे कस्टमर्स जो आपके कस्टमर्स नहीं हैं, राइट, जैसे लोग जो आपके कस्टमर्स नहीं हैं, वहां से भी लीड जनरेट करने की कोशिश जो है वो करी जाती है। इसके लिए हम टेलीफोन का भी यूज करते हैं, ईमेल्स यूज करी जाती हैं, इंटरनेट का यूज भी करा जाता है टू जनरेट द लीड्स। सेकंड फिर हमारा स्टेप आता है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, ये देख लिया कि कौन हमारा कस्टमर हो सकता है। अब जो हमें पता है कि हाँ ये पर्सन हमारा कस्टमर हो सकता है, उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इकट्ठा करेंगे, राइट। उसके जो कोई भी पर्सन है जिसको हम सेल करने जा रहे हैं, जिससे हमारी मीटिंग होने वाली है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, उनकी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, एज क्या है, लाइकिंग्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। तो इस तरह की चीजों को देखने की हम कोशिश करते हैं, सो दैट हम अपने कस्टमर को अच्छे से समझ पाए। इसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि हम अपने कस्टमर को अच्छे से समझ पाए। तो उसकी प्रोफाइलिंग, कस्टमर प्रोफाइलिंग बेसिकली प्री अप्रोच स्टेज में करी जाती है, ताकि हम कस्टमर से मिलने से पहले उसको अच्छे से समझ लें। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो आता है अप्रोच। यहां पर एक सेल्स पर्सन अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को अप्रोच करता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप किस तरह से अपने कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप अच्छे से उन्हें ग्रीट करें, राइट। जो आपका सेल्स पर्सन है वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, प्रोफेशनली वो जाना चाहिए कस्टमर के पास, राइट। जो बायर है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करे, राइट। और जो ओपनिंग लाइन है इट मस्ट बी पॉजिटिव, राइट। सो अप्रोच में सबसे पहले इनिशियली आप कस्टमर के साथ जाकर के मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सो अब आप कस्टमर से मिल चुके हैं, इनिशियल लेवल के ऊपर आपने पॉजिटिव तरीके से बात भी कर ली। अब आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, राइट। एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द एडा फॉर्मूला। एडा क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सबसे पहले आप कंज्यूमर का अटेंशन गेन करेंगे, राइट। फिर आप इंटरेस्ट जगाएंगे कंज्यूमर का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, राइट। जब इंटरेस्ट कंज्यूमर का आ जाएगा तो फिर उसका डिजायर आएगा उस प्रोडक्ट को यूज करने का, और एट द एंड जो बायर है वो एक्शन लेगा, राइट। तो सेल्स पर्सन जो है वो सारे बेनिफिट्स को, जो भी पॉसिबल बेनिफिट्स हैं जो प्रोडक्ट को यूज करके एक कस्टमर को मिलने वाले हैं, उन सबको एक्सप्लेन करेगा कस्टमर्स को इस पर्टिकुलर स्टेज में। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, दैट इज ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। तो जब आपने प्रेजेंटेशन दी, डेमोन्स्ट्रेशन किया प्रोडक्ट को, तो वहां पर कंज्यूमर जो है उसकी कुछ ऑब्जेक्शंस होंगी, राइट। कुछ रेजिस्टेंस भी कंज्यूमर दिखाएगा, उसके कुछ डाउट्स भी होंगे, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जो कस्टमर की रेजिस्टेंस है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो लॉजिकल भी हो सकती है। लॉजिकल यानी कि वो एग्जैक्ट उसको प्रोडक्ट का कोई फीचर समझ नहीं आया। साइकोलॉजिकल हो सकती है कि मुझे इस प्रोडक्ट से ही ये बेनिफिट क्यों मिलेगा, मुझे दूसरे प्रोडक्ट से क्यों नहीं मिल सकता। तो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है। सो यहाँ पर सेल्स पर्सन को एक पॉजिटिव अप्रोच लेनी चाहिए टू ओवरकम ऑल द ऑब्जेक्शंस ऑफ द कस्टमर, राइट। और ऑब्जेक्शंस को इस तरह से डील करना चाहिए कि जो ऑब्जेक्शंस हैं वो रीजंस फॉर बाइंग बन जाए, राइट। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है क्लोजिंग द सेल्स। तो अगर अच्छे से आप ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करते हो, अच्छे से कंज्यूमर से बात करते हो, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है आपका वो कस्टमर में कन्वर्ट जो है वो हो जाता है, राइट। सो इस स्टेज पर आकर के सेल्स पर्सन अपने सेल्स को क्लोज करता है। सो अ सेल्स पर्सन कैन सक्सेसफुली क्लोज द सेल्स बाय स्टडीइंग द बॉडी लैंग्वेज एंड स्टेटमेंट मेड बाय द बायर। अब देखिए जो सेल्स है वो दो तरह से क्लोज होगी, या तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा या वो नहीं खरीदेगा, राइट। दोनों ही सिनेरियो में आपको सेल्स अच्छे से क्लोज करनी है, राइट।
अगर वो प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है तो इस तरह से बात करके जानी है कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये कस्टमर हमारा कस्टमर जो है वो बन जाए, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल किया है तो आप उसको फॉलो अप भी करेंगे, राइट। आप उनको डिटेल प्रोवाइड करोगे कि डिलीवरी टाइम क्या होगा, परचेज टर्म्स क्या होंगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, राइट। और इसके अलावा ये भी इंश्योर करना है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है, राइट। उसको टाइम टू टाइम कॉल करनी है ये पूछने के लिए कि प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई है ये नहीं है, इफ देयर एनी मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, राइट। सो फॉलो अप मेंटेनेंस भी आएगा। तो ये सारे स्टेजेस हैं जो पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में फॉलो होती हैं। Now we have a question related to the personal selling process। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि there are 7 elements of personal selling which are followed in certain sequence at the time of making sales to customers by salesperson। The correct sequence is, हमें correct sequence यहाँ पर बतानी है। So अभी हमने correct sequence पढ़ी। क्या correct sequence होती है? सबसे पहले prospecting, pre-approach, approach, presentation and demonstration, overcoming objections, closing the sales and follow up। और ये हमें दी गई है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी मार्केटिंग में और फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस को। सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शंस एंड द डिसीजन प्रोसेसेस ऑफ पीपल who purchase goods and services for personal consumption। तो क्या है? कोई भी एक्शन अगर कोई कंज्यूमर ले रहा है, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक कंज्यूमर फॉलो कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर बोल देते हैं। तो कोई भी एस्पेक्ट जिसमें एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है, उसको सिलेक्ट कर रहा है, परचेज कर रहा है, परचेज करने के बाद जो उसका बिहेवियर है वो सारी चीजें हमारी कंज्यूमर बिहेवियर में आती हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर में हम जनरली यही स्टडी करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसको एक कंज्यूमर फॉलो करता है इन सिलेक्टिंग एंड बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। सो एंगल, ब्लैकवेल एंड मैंसन ने भी यहाँ पर एक डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ customers and how they behave while deciding to buy a product that satisfy their need। तो यही मैंने अभी बात करी। देखिए एंगल, ब्लैकवेल और मैंसन ने यही डेफिनेशन दी है कि कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जब भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर को खरीदना होता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो क्या प्रोसेस वो फॉलो करता है, हाउ दे बिहेव इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, उसी को हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। तो इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आती है नीड रिकॉग्निशन या फिर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, देन इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। सो पहली देखिए यहाँ पर स्टेज है कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस में एंड दैट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले एक कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, राइट। तो कोई भी परचेज नहीं हो सकता अगर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर अपनी नीड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो जो नीड है प्रोडक्ट को बाय करने की, इट कुड बी ट्रिगर्ड बाय इंटरनल स्टिमुलाई, यानी कि जैसे कि हमारे जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि हंगर, थ्रस्ट एक्सेट्रा, राइट। या फिर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकता है जैसे कि एडवर्टाइजिंग आपने देखी, वर्ड ऑफ माउथ, किसी से सुना किसी प्रोडक्ट के बारे में, राइट। जैसे कि मान लो आपको एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो हो सकता है कि आपको जेन्युइन नीड एक रेफ्रिजरेटर की है, राइट। या हो सकता है आपके पास ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर है लेकिन आपने कोई एडवर्टाइजिंग देखी या कोई आपको बता गया कि मार्केट में नया रेफ्रिजरेटर आया है, उसमें ये सारे फीचर्स है तो आप भी इसको बाय कर लो। तो किसी भी तरह से नीड जनरेट हो सकती है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल रीजन भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेकंड आता है इंफॉर्मेशन सर्च। और अब आपने देख ली कि आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए तो उसके फीचर्स के बारे में अब आप जानना चाहोगे, राइट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम और नीड आपको जब पता चल गई, नाउ द सेकंड स्टेज इज इंफॉर्मेशन सर्च, जहां पर आप बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, राइट। जो भी हमारा एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में है वहां पर हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज को सर्च करते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कंपनीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कंपनीज को पता है कि कंज्यूमर की नीड जनरेट हुई है, उसको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब कंपनी को यहाँ पर क्या करना होता है कि वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी होती है, इसीलिए कंपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है, राइट।
फोन कॉल्स भी करते हैं, ईमेल्स भी कर जाती है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स। जब कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो नेक्स्ट स्टेज आती है, एंड दैट इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो हमारी थर्ड स्टेज है अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना। अब आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, आपके सामने 5-7 ब्रांड्स निकल करके आ जाएंगी, आपको 5-7 ब्रांड्स की ईमेल आई हुई हैं, आपने एडवर्टाइजिंग भी देख ली, आपने यूट्यूब पे भी खोल के देख लिया, राइट। अब आप उन सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो आपको देखा कि हाँ 5 ब्रांड्स हैं रेफ्रिजरेटर्स की, कौन सा मेरे लिए बेटर है, आप उसको अब इवेल्युएट करेंगे। तो कंज्यूमर यहाँ पर इवेल्युएट करता है फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, राइट। सो कंज्यूमर्स इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो कुछ एट्रीब्यूट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को कंज्यूमर जो है वो इवेल्युएट करता है, जैसे कि प्रोडक्ट देखने में कैसा है, उसकी लुक्स कैसी हैं, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, क्वालिटी क्या है, प्राइस, सर्विस, पॉपुलैरिटी कैसी है, कौन सी ब्रांड है, सोशल मीडिया रिव्यूज क्या हैं। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर देखता है जब वो प्रोडक्ट को इवेल्युएट करता है। प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज आती है, दैट इज परचेज डिसीजन। तो यहाँ पर कंज्यूमर डिसीजन लेता है परचेज करने का। सो जो पॉजिटिव डिसीजन और इवेल्युएशन ऑफ ए प्रोडक्ट लीड्स टू परचेज डिसीजंस। तो आपने इवेल्युएट करा, वहां पर आपने देखा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेटर है, और आपने फिर डिसीजन ले लिया कि हाँ ये पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर है जो मुझे खरीदना है। तो परचेज डिसीजन यहाँ पर आपका हो गया, राइट। तो कंज्यूमर यहाँ पर कमिट हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए, राइट। इसी पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर एक्सचेंज प्रोसेस होती है, यानी कि आपने प्रोडक्ट खरीदा और पे किया मार्केटर को, राइट। सो परचेज कैन बी ट्रायल परचेज और एडॉप्शन परचेज। तो परचेज हमारा दोनों तरह का हो सकता है कि कंज्यूमर सिर्फ ट्रायल ही ले रहा हो, या फिर हो सकता है कि उसने एग्जैक्टली परचेज जो है वो कर दिया, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट किया और आपको लगा कि अभी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं जो मुझे चाहिए, तो यहाँ पर आप परचेज को रिजेक्ट भी कर देते हैं, राइट। लेकिन जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ने परचेज कर लिया, उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, अब उसका जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप आता है दैट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो परचेज करने के बाद भी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करता है, राइट। तो जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है, वो जो रिएक्शन है कंज्यूमर का, ये देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है परचेज से तो पॉजिटिव होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो नेगेटिव रिएक्शन होगा। और अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो रिपीटेड परचेज भी होंगी, और वो वर्ड ऑफ माउथ से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी एक तरह से करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आती है कॉग्निटिव डिसोनेंस की। कॉग्निटिव डिसोनेंस भी इसी स्टेज के ऊपर होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट खरीदने के बाद लग रहा है कि हम मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो गलत खरीद लिया, कोई और प्रोडक्ट मार्केट में मेरे लिए बेटर हो सकता था। तो ये पर्टिकुलर जो सिनेरियो है, साइकोलॉजिकल ये जो फिनोमिना है, ये भी अगर पोस्ट परचेज बिहेवियर इसी स्टेज के ऊपर होता है। Now we have question related to the consumer behavior process. तो देखिए क्वेश्चन है according to 5-stage model of consumer behavior process, which one of the following sequence is followed? तो हमें सीक्वेंस बतानी है कंज्यूमर बिहेवियर की, राइट। हमने अभी पढ़ी क्या सीक्वेंस थी, सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर, और ये दी गई है ऑप्शन नंबर डी में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो भी कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड ही है, एंड द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग बिहेवियर। तो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को हम दो पैरामीटर्स के हिसाब से यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। पहला है डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एक कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व है परचेज में या फिर वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि लो इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर होता है जो परसीव्ड डिफरेंसेस हैं अमंग ब्रांड्स, यानी कि ब्रांड्स में कितने डिफरेंसेस है कंज्यूमर देख पाता है, वो सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। इसके अकॉर्डिंग वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, राइट। सो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कौन सी सिचुएशन होती है, जहां पर ब्रांड्स में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं वो काफी हाई हैं, कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग ब्रांड एंड कंज्यूमर इज आल्सो हाईली इन्वॉल्वड इन द परचेज। इस सिनेरियो में किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जनरली महंगे होते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, ये लैपटॉप हो गया। अब देखिए मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनमें डिफरेंसेस भी काफी होते हैं, और कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व भी होता है क्योंकि जो परचेज है उसमें पैसे ज्यादा लग रहे हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इसके अलावा दूसरा हमारा आता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर।
इसमें क्या होता है, कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो ब्रांड्स में डिफरेंसेस हैं वो कम होते हैं। कंज्यूमर उन डिफरेंसेस को उतना अच्छे से परसीव नहीं कर पाता है, राइट। हाई इन्वॉल्वमेंट अगेन क्यों होती है, क्योंकि जो परचेज है वो एक्सपेंसिव होता है और इनफ्रीक्वेंट होता है एज वेल एज रिस्की। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर के लिए फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर देखिए महंगा आता है, राइट। कोई फ्रीक्वेंट डिसीजन भी नहीं है, आप रोज रोज फर्नीचर खरीदने भी नहीं चाहते हो, इनफ्रीक्वेंट डिसीजन है। इसके साथ रिस्की भी है क्योंकि आपकी जो मनी है वो काफी इन्वॉल्व है। लेकिन आप फर्नीचर को देखते हो तो फर्नीचर में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते नहीं है जनरली, राइट। लेकिन इन्वॉल्वमेंट हाई हो जाती है क्योंकि वो महंगा परचेज है, राइट। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस जनरली होती है। आफ्टर बाइंग फर्नीचर यू मे परसीव दैट कि आपने जो फर्नीचर खरीदा वो हो सकता है उससे बेटर आप खरीद सकते थे, राइट। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस आपको इस पर्टिकुलर बिहेवियर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगला है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में जो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट है वो लो होती है और जो ब्रांड्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं वो भी नहीं होते हैं, यानी कि एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस इज देयर, राइट। जैसे कि आप डेली नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कि आप सॉल्ट खरीदते हैं या शुगर खरीदते हैं, तो यहाँ पर ब्रांड्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और जो कंज्यूमर है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी लो है। इसके अलावा हमारे पास आता है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग जैसा कि नाम ही बता रहा है, इस टाइप के परचेज में कंज्यूमर वैरायटी चाहता है। तो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट लेकिन यहाँ पर लो होती है। क्यों लो होती है, क्योंकि जो मनी है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ब्रांड्स में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो इसीलिए जो कंज्यूमर है यहाँ पर वो ब्रांड स्विचिंग काफी करता है, जैसे कि बाइंग कुकीज, चिप्स और कॉस्मेटिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर को कॉस्मेटिक्स खरीदने हैं तो कॉस्मेटिक्स में आप देखेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो ब्रांड डिफरेंसेस हैं वो बहुत हाई हैं, राइट। लेकिन कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट लो होती है क्योंकि मनी उतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है और इसीलिए कंज्यूमर यहाँ पर ब्रांड स्विचिंग काफी ज्यादा करते हैं क्योंकि डिफरेंसेस यहाँ पर ज्यादा हैं। So, अब है हमारे सामने एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग बिहेवियर। द क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट्स आर लो रिस्क बट द इन्वॉल्वमेंट लेवल इज हाई। सेकेंड इज, व्हेन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज हाई एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड इज लो। Third is when the level of involvement is low and significant difference among brands is high. And fourth is when the level of involvement is high and significant difference among brand is also high. So right answer हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कब होता है, जब इन्वॉल्वमेंट भी कंज्यूमर की हाई होती है और जो ब्रांड्स में डिफरेंसेस हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। सो लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर सर्विस मार्केटिंग। सो व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग? तो सर्विस मार्केटिंग वो स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से हम इंटेंजिबल बेनिफिट्स की जो ऑफरिंग होती है किसी भी कंपनीज की उनको प्रमोट करते हैं, राइट। इंटेंजिबल ऑफरिंग हम किसको बोलते हैं? इंटेंजिबल बेनिफिट्स जिनमें होते हैं तो ऑब्वियसली सर्विसेज, राइट। तो कोई भी सर्विस जिसे एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है टू क्रिएट द कस्टमर वैल्यू, उसकी प्रमोशन करना, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना इज बेसिकली सर्विस मार्केटिंग, राइट। तो सर्विस मार्केटिंग एक प्योर सर्विस के लिए भी हो सकती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के लिए भी हो सकती है, राइट। देखिए कुछ सर्विसेज होती हैं जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ में आती हैं, जैसे कि आपने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा तो उसकी जो मेंटेनेंस है, राइट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, राइट। और प्योर सर्विस कौन सी हो सकती है? प्योर जैसे कि आप एक लॉयर के पास जाते हैं तो वो एक प्योर सर्विस है, राइट। तो जो सर्विस मार्केटिंग है इज ए कंसेप्ट विच फोकस मेनली ऑन द बिजनेस ऑफ नॉन फिजिकल इंटेंजिबल गुड्स, यानी कि सर्विसेज। तो सर्विसेज की मार्केटिंग जो है ये अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि जो सर्विसेज हैं उनसे जो हमें बेनिफिट मिलते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम फील नहीं कर सकते। किस टाइप की सेक्टर्स में, किस टाइप की इंडस्ट्रीज में आपको सर्विस मार्केटिंग देखने को मिलेगी? तो जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज हैं या लॉयर की सर्विसेज हैं, तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको सर्विस मार्केटिंग जो है वो देखने को मिलेंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। तो देखिए मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विसेज की। सबसे पहली है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब है सर्विसेज कैन नॉट बी फेल्ट बिफोर बाइंग। तो देखिए जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल इन नेचर होती हैं। सर्विसेज को ना आप देख सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो बिफोर दे आर बाउट। बाई करने के बाद ही आप एक सर्विस को फील कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैसेंजर है, उसने एयरलाइन का टिकट खरीदा है, तो वो टिकट खरीदने से पहले ये ट्रायल उसका बेसिकली नहीं ले सकता, उसको टेस्ट करके नहीं देख सकता। जब तक वो
ट्रैवल नहीं कर लेगा उस एयरलाइन में, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, राइट। सो फर्स्ट characteristic of services is intangibility, second is inseparability। inseparability का मतलब होता है कि जो सर्विसेज हैं ये जनरेट और कंज्यूम्ड सेम टाइम पे होती हैं, कि जिस टाइम पर ये जनरेट हो रही हैं उसी टाइम पर ये कंज्यूम हो रही हैं, राइट। सो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें यहाँ पर होती हैं और आप सर्विसेज को उसका जो प्रोवाइडर है उससे अलग नहीं कर सकते, राइट। जिसकी फॉर एग्जांपल आपने एक हेयर कट लिया, तो वो जो हेयर कट है वो जिस टाइम पर जनरेट हो रहा है उसी टाइम पर आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हो, अब आप उसको वापस नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इनसेपरेबिलिटी। थर्ड इज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि जो सर्विस क्वालिटी है वो हमेशा सेम नहीं हो पाती है, उसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है, राइट। जो सर्विस क्वालिटी है वो काफी वेरी कर जाती है थोड़े से टाइम के बाद। इट डिपेंड्स अपॉन व्हेन, वेयर एंड हाउ दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में गए और वहां पर आप फूड ले रहे हैं, राइट। तो जो फूड है वो एक टेंजिबल आइटम है, तो लेट्स सपोज फूड की क्वालिटी हर बार सेम है, लेकिन जो वेटर आपको सर्व कर रहा है सर्विस, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो ये जो चेंज आ रहा है जो वेटर है उसके बिहेवियर में, इसी को हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं, कि सर्विसेज जब आप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक वेरिएबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। और लास्ट है पर्शेबिलिटी। पर्शेबिलिटी का मतलब है सर्विसेज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, राइट। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि सर्विस आपने आज ले ली और फिर उसको आपने स्टोर करके रख लिया कि इसको हम बाद में खरीदें, बाद में इसको हम यूज करेंगे, राइट। जिसकी फॉर एग्जांपल इवनिंग शो का आपने एक टिकट ले लिया, मान लो आज आपको टिकट चाहिए, आज का कोई शो है और आज का आपने टिकट खरीद लिया, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि इस टिकट को हम स्टोर करके रख लेते हैं, एक महीने बाद हम शो देख लेंगे। तो आपको आज ही वो देखना पड़ेगा, अगर आज के इवनिंग शो का टिकट है तो आपको आज ही देखना पड़ेगा, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। सो दिस इज कॉल्ड पर्शेबिलिटी। Now we have question related to the service marketing. The question is, some doctors charge patients for the missed appointments because the service value existed only at the point and disappeared when the patient did not show up. Is an example of which one of the following four service characteristics। देखिए बोला जा रहा है कि कुछ डॉक्टर अपने पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट मिस करने के लिए चार्ज करते हैं, राइट। क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि जो सर्विस की वैल्यू है वो उसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है जब उसको आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, राइट। एंड इट डिसअपीयर्ड व्हेन पेशेंट डिड नॉट शो अप। तो जो वैल्यू है वो डिसअपीयर हो जाती है अगर पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी जो सर्विस कैरेक्टरिस्टिक है उसका एग्जांपल है? आपके ऑप्शन है इंसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, राइट, वेरिएबिलिटी एंड पर्शेबिलिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज पर्शेबिलिटी। इसका मतलब है कि जो सर्विस है उसको स्टोर करके आप नहीं रख सकते, राइट। आपने अपॉइंटमेंट मान लो डॉक्टर की ली थी 11 बजे की, राइट। अब आप 11 बजे का टाइम डॉक्टर ने आपको दे दिया, राइट। वो टाइम डॉक्टर ने किसी और को नहीं दिया था, अगर किसी और को दिया होता तो डॉक्टर उस टाइम पर किसी दूसरे पेशेंट को देख सकता था, राइट। आप नहीं गए तो जो वैल्यू है वो मिस हो गई, राइट। सो इट इज कॉल्ड पर्शेबिलिटी। आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पर हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट का रिवीजन किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपने इस लेक्चर से सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।